बिहार में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिन्होंने उस समय जो दलित बैकवर्डों के साथ अन्याय अत्याचार होता था उसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का आज जयंती कार्यक्रम है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जनपद आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जयंती समारोह को मनाने के लिए इकट्ठा लिए हुए हैं। 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद के कुरहारी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिताजी पेशे से अध्यापक थे और क्योंकि पिताजी अध्यापक थे तो परिवार शिक्षित था, लेकिन माताजी इनकी उस समय चूँकि शिक्षा महिलाओं में कम होती थी तो माताजी इनकी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पिताजी अध्यापक। तो जब जगदेव बाबू प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो उस समय की एक घटना लोग बताते हैं कि जब इनके अध्यापक एक संस्कृत के अध्यापक थे, उन्होंने इनको लेट जाने के उपरांत जाने पे दंड स्वरूप मारा। तो एक दिन 2 दिन बीत गया तो जगदेव बाबू समय से पहुँचे। समय से पहुँचने के बाद उस समय क्लास में वही टीचर थे जो संस्कृत के अध्यापक थे और वो जो है उस समय झपकी ले रहे थे। जब जगदेव जी ने देखा कि झपकी ले रहे हैं तो जा करके 2-3 चाटा रसीद कर दिया। तो इसका विरोध हुआ। नहीं, अब बच्चे अध्यापक को मारे तो विरोध होगा। तो बात प्रिंसिपल तक गई तो प्रिंसिपल साहब के यहाँ गए तो वहाँ पेशी हुई दोनों लोगों की। तो ये होगा क्यों मारे? तो जगदेव बाबू ने कहा कि कल मैं लेट आया तो ये मेरी क्या गलती थी, इसलिए मुझे ये मारे। लेकिन आज ये सो रहे थे, इनकी गलती थी, तो दो गलती पे तो दंड एक ही होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है जगदेव बाबू उस समय उस जमाने में मतलब एक उग्र छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि गरीब परिवार से आते थे, मध्यम परिवार से आते थे। तो जब उसके बाद मिडिल के लिए जहानाबाद गए तो जहानाबाद तक ये पैदल पढ़ाई के लिए जाते थे। आज तो संसाधन हो गया, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन जहानाबाद बाबू जगदेव प्रसाद जी पैदल जाते थे। बाढ़ के समय में नदी भी तैर के जाना पड़ता था। तो ये स्कूली पढ़ाई इतनी कठिनाइयों में इन्होंने पूरा किया। उसके बाद इनके पिताजी की तबीयत खराब रहती थी। उस समय ये तमाम इनकी माताजी चूँकि पुजारी स्वभाव की थी, पिताजी आधुनिक थे लेकिन माताजी पुजारी स्वभाव की थी, तो तमाम देवी देवताओं को मान रखा था कि ये ठीक हो जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तमाम तरह की जो है आज की भी महिलाएं हमारे आपके बीच में करती हैं। तो इनके पिताजी चल बसे। जब इनके पिताजी चल बसे तो इन्होंने क्या किया कि जितने फोटो देवी देवताओं के इनके घर में थे सबको उठाया और अपने बाबा से बात किया और उस चिता पे रख करके जला दिया। मैडम, चिता पे रख के जला दिया। पकड़ ले रहा जब कि अगर ये लोग होते तो हमारे पिताजी को बचा लेते, इसका मतलब ये लोग नहीं। जब ब्राह्मण इनके घर आए दूसरे तीसरे दिन तो कहे कि देखो ये सब जगदेवा के कारण हुआ है, असमय उसके बाद चले गए। मतलब इस भाषा उस समय की रही उन लोगों की कि उनके जगदेव के कारण हुआ कि असमय जो है इसके पिताजी चले गए, इसी के पास का कुकर्म है, इसको खेती बाड़ी करनी चाहिए। कोयरी का लड़का है कि पढ़ने जा रहा है, इसको खेती करनी चाहिए, साग मुरई बोना चाहिए कि जा रहा है पढ़ने, तो इसका पाप लग गया है इसको, इसके पिताजी को, तो इसलिए वो असमय चले। तो उसने कहा, वो जगदेव जी ने कहा कि हमारे पिताजी को हमारा पाप नहीं लगा,
अपितु भाई रोग से थे, ग्रसित थे, चले गए। लेकिन 2-4 दिन बाद वो आए, कहे कि अब श्राद्ध करने के लिए आपको ये सामान चाहिए। हमारे यहाँ जैसे यहाँ होता है ना श्राद्ध में हटिया मटिया क्या क्या। तो अब जगदेव बाबू ने पूछा, आप क्या डाकिया है का, तो ये चीज़ हम देंगे, आप हमारे पिताजी तक पहुँचाएंगे। वो तो चले गए। तो कहे नहीं, ये व्यवस्था होती है कि हम लोग ही उसको मतलब के माध्यम से तुम्हारे पिताजी को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब आपका पेट जो है डाक है, उसमें जो जाएगा वो हमारे पिताजी को मिल जाएगा, जो आप खाएंगे। उसके बाद वो अपने दादा से राय मशवरा करके उस समय मतलब उस जमाने में उनका बचपन था, मतलब जो मिडिल में पढ़ता हो उसको बड़ा तो कहा, सयान तो कहा नहीं है, तो बचपने में उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो है इस तरह का कोई क्रियाकलाप नहीं करेंगे। क्योंकि और उन्होंने किया भी नहीं। शांति पाप हो क्या नाम है, दिन में श्रद्धांजलि सभा होकर करके खत्म कर दिया। उसके बाद आर्थिक अभाव में वो चले गए। जब मिडिल पूरा हुआ तो पढ़ने चले गए पटना में इतना दुर्दिन था, मतलब ये कहा जाए गरीबी थी कि रहने के लिए कमरा नहीं था। तो जो विद्यालय के सर्वेंट गार्ड का रूम था उसके बाहर रख के वहीं सोते थे, वहीं रख करके पढ़ते थे। भला हो वहाँ पे उस समय चंदेव राम वर्मा जी भी पढ़ते थे। तो इनका संबंध चंदेव राम वर्मा जी से जब हुआ तो वो अपने साथ इनको अपने कमरे में लेकर के गए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत थे तो उनके पास कमरा वगैरह था। क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमजोर थे इसलिए उनके पास व्यवस्था नहीं, तो पढ़ने के लिए ये बेचारे बरामदे में सोते थे। किसी कहते हैं मतलब वो संगढ़ के ही जो चपरासी थे उनके बरामदे में सो करके पढ़ना। मतलब कितनी कठिनाई थी, कहने का मतलब इतनी कठिनाई में रह करके वो पढ़ने का काम कर रहे थे। फिर वो जो है स्नातक की पढ़ाई, स्नातकोत्तर की पढ़ाई फर्स्ट क्लास से पास करने के बाद जब वो परीक्षा दिए, SDM की, उसमें जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर भी सवाल वही आया कि कोहली कुहार जो है साहब बनेगा कि जाके खुरपी लेकर पौधा निकालेगा। फिर उनसे ये सवाल आया तो इसका इन्होंने इंटरव्यू में विरोध किया। विरोध करने के बाद ये इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिया। ये इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिए। इनके साथ साथ 2 लोग और इनके सपोर्ट में बहिष्कार किए। भोला सिंह भी थे, वो भी बहिष्कार किए। इस तरह से कई लोगों ने बहिष्कार कर दिया। फिर चूंकि ये समाज सेवा की तरफ इनकी रुझान है, जैसे चंदेव राम वर्मा जी का जो है, इनको सलाह था कि आप सामाजिक लोगों को पढ़ो। तो इनकी रुझान जो है धीरे धीरे समाज सेवा के प्रति जा रहे थे और सामाजिक लोगों को पढ़ने का काम ये करते थे। क्योंकि अपने सब्जेक्ट के टॉपर थे, अच्छे पढ़ने वाले थे, विद्वान थे। तो फिर इन्होंने जो है वहीं पे सचिवालय की नौकरी, सचिवालय में नौकरी मिली कि उस समय पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए तो उसको नौकरी की कोई कमी नहीं रहती। तो इनको पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद सचिवालय में नौकरी मिल गई। तो ये वहाँ कुछ अनैतिक कामों का विरोध किए और 3 महीने की ही नौकरी के बाद इन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि किसी घर में उस जमाने में नौकरी लग जाए तो उसके लिए नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो नौकरी लगने के बाद जब नौकरी लग गई तो लोगों को लगा बहुत कुछ हो गया, परिवार तो गरीबी से उठ करके अब सामान्य जीवन जीने लगेगा। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत चेंज रही कि 3 महीने में इन्होंने फिर नौकरी छोड़ दिया। तो ये एक विद्यालय की स्थापना है गया जिले में। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय में ये प्रधानाचार्य के रूप में सेवा देने लगे और विद्यालय ठीक ठाक चलने लगा। परिवार की भी स्थिति ठीक हो गई, मतलब सामान्य तौर पर परिवार चल रहा था। तो फिर एक दिन अपने भाई से ये बुला करके कहे, देखो अब मुझे राजनीति करनी है, देश प्रदेश जो है मैं चलना चाहता हूँ और समाज के जो दुख हैं, पीड़न हैं, शोषितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूँ।
तुम अब जो है तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी देता हूँ, तुम छोटे हो लेकिन अब घर परिवार की जिम्मेदारी तुम ही संभालो। ये कहते हुए वो जो है राजनीति की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर ये आ गए उस समय के समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले जेपी और लोहिया के संपर्क में। उस समय बड़े पैमाने पे जेपी और लोहिया जी का वो चलता था पूरे देश में। तो जेपी और लोहिया के संपर्क में आ गए ये सोशलिस्ट पार्टी जो है, सोशलिस्ट दल के उसमें आए। और उसके बाद ये समाज से जुड़ करके उसकी जो पत्रिका थी 1955 में जो सोशलिस्ट दल की पत्रिका थी उसके संपादक हो गए ये। उसके बाद ये चले गए हैदराबाद। वहाँ पे ये इंग्लिश साप्ताहिक पत्रिका और हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रधान संपादक रहे। लेकिन ये कुछ दिन तक ही रह पाए। उसके बाद इनके अंदर वो दबाव में ना काम करना या सम्मान के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ न सहना, तो ये वहाँ से भी छोड़ करके चले आए और पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हो गए। तो उस बीच में जब ये छोड़ करके आए, उस बीच में इनके छोटे भाई जो देवेंद्र थे वो घर गए। और घर गए तो सीधे चले गए भाभी इनकी जहाँ थी आंगन में, वहाँ चले गए। तो जब वो गए घर के अंदर, भाभी को देखा तो एक साड़ी पहनी थी और साड़ी में कई जगह मतलब फटा हुआ था, पैदा चकत्ती जिसको कहते हैं, पैदा वो लगा हुआ था। इनको देख करके दुख हुआ। भाभी से पूछा कि भाभी आप क्यों ऐसे साड़ी क्यों पहनी है? कहे बाबू हमारे पास साड़ी है लेकिन घर में है तो पहने हैं। तो फिर वो जब अपनी पत्नी से पूछे कि भाभी के पास का यही साड़ी है जो इतना फटी हुई है, वो इस तरह से है, उसको पहनी हुई है। उनकी पत्नी ने कहा हाँ भाभी के पास एक साड़ी और है, जब कहीं जाती है तो उसको पहन लेती है, वो ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी यही है जिससे घर में रहती है तो इसको पहन। तो उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि और भी इनके पास दुख है, लेकिन आप लोगों को तकलीफ न हो, आप लोग परेशान न हो, इसलिए आप लोगों से ये नहीं कहें। क्या आपसे कहेंगे तो आप लोग परेशान होंगे। तो वो आए, उनको बड़ा दुख हुआ कि हम पढ़ रहे हैं। उस समय वो शिक्षा मतलब ग्रहण कर रहे थे। तो हम पढ़ रहे हैं, भैया राजनीति कर रहे हैं और घर की स्थिति इतनी खराब। तो आकर के वो नौकरी कर दी, परीक्षा को छोड़ दिया। ग्रेजुएट कर रहे थे वो छोड़ दिए, क्योंकि उस समय तक घर की आधी जमीन गिरवी थी। 3 बीघा जमीन थी, 3 बीघा में 1.5 बीघा गिरवी रख चुके थे। किसके लिए? पढ़ाई के लिए, दोनों बच्चों मतलब जगदेव बाबू और उनके लिए। तो वो पढ़ाई छोड़ दिए, परीक्षा छोड़ दिया और नौकरी करने लगे। जब जगदेव बाबू आए तो पूछे तुम नौकरी परीक्षा कहाँ छोड़ दिए, पढ़ाई कहाँ छोड़ दिए? तो कुछ नहीं बोले। लेकिन जगदेव बाबू तो भी घर की स्थिति समझते थे, घर की हमारी स्थिति क्या है, तो समझ गए कि इन परिस्थितियों के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दिया, अरे पढ़ाई छोड़ दिया और नौकरी। उस महिला को भी बहुत बहुत आज हम लोग जो हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए कि इतना बड़ा त्याग, अगर इतना बड़ा त्याग वो नहीं करते तो शायद जगदेव बाबू आज जगदेव बाबू के नाम से देश प्रदेश में नहीं करते। क्यों? अगर उस महिला ने इतना बड़ा त्याग नहीं किया होता, इतना बड़ा समर्पण नहीं किया होता, अपने नून तेल लकड़ी और साड़ी कपड़ा के लिए वो लगातार टार्चर करते जगदेव बाबू वो पाते। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है जी का, जिन्होंने अपने पति के कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमें इस चीज़ की जरूरत है, इसके लिए आप काम करो, सामाजिक काम छोड़ो, कभी दबाव नहीं करना। तो जो लोग कहते हैं सफल आदमियों के पीछे औरतों का हाथ होता है, योगदान होता है, तो ये 100% सही। जो भी आज देश प्रदेश में आज महापुरुषों के नाम से जाना जाता है, मैक्सिमम उसमें उनके परिवार का योगदान है, उनके परिवार के लोगों का, उनके पत्नियों का बहुत विशेष योगदान होता है, वो महान बन पाते हैं। शायद अगर
माता ऐसा नहीं करती तो महान नहीं बन पाते। वो अपनी खेती में बुला देती, खेती करो, घर बच्चे देखो, ये देखो। लेकिन उसके बाद जगदेव बाबू लगातार लगे रहे। 1955 में चुनाव लड़े। अरे 57 में लोकसभा का सासाराम से चुनाव लड़ा उन्होंने, चुनाव हार गए। और फिर उसके बाद 62 में विधानसभा कुर्था से लड़ा, वहाँ चुनाव वो भी हार गए। लेकिन सामाजिक पकड़ उनकी बढ़ती गई और 1967 में वो कुर्था से फिर विधायक हो गए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। जेपी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों एक साथ थे, लेकिन बीच में मनमुटाव इनके बीच में हो गया और ये दोनों लोगों का रास्ता अलग हो गया। तो ये आ गए जो लोहिया जी के साथ, लोहिया के साथ आकर के उनके संगठन को मजबूत किया, पूरे देश प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ाया। और दोनों के संयुक्त जब फिर बाद में कई आंदोलनों को लेकर के जेपी जी इस संगठन, राजनीतिक संगठन में समय नहीं दे पाते थे, तो दोनों का फिर से गठबंधन हो गया। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के रूप में ये 67 में विधायक हो गए। फिर उसके बाद दोबारा ये विधायक हो गए। तो इनसे फिर जब ये विधायक हुए तो बड़ी उलटफेर बिहार में हुआ। जब संसुपा से विधायक हुए थे तो बिहार में पहली बार कांग्रेस विहीन सरकार बनी। बिहार के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के बिना सरकार। ये बहुत बड़ा उलटफेर। इस बात का मलाल कांग्रेस को रहा कि कांग्रेस को बिहार में, अब यही से कांग्रेस की बिहार में पतन की तरफ जा रहा है। और दलित बैकवर्डों का उत्थान बिहार में होना शुरू हुआ। इनके कई नारे थे, 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। मतलब 10% वालों है, 90% वालों पे आज भी मैक्सिमम समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए, ऐसे कुछ रीजनल पार्टियों को और रीजनल पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम पार्टियों पे कब्जा किसका? 10% का। 10% वालों को आज भी, मतलब पहले की बात आप छोड़ दो, तो आज भी 10% वालों का कब्जा है। और ये कई नारे दिए जिनमें इन्होंने दिया था, इनका जो है एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। मतलब ये सावन भादों का मतलब जब धान की रोपाई होती है तो हमारे दलित बैकवर्ड की महिलाएं तो धान रोपाई करती ही करती हैं, लेकिन गोरी कलैया का मतलब ये था कि जो बड़े लोग हैं उनकी भी महिलाएं अब धान की वो रोपाई करेंगी। कादो मतलब कीचड़ में। तो ये नारा इनका पॉपुलर रहा। इन्होंने एक नारा और दिया था कि जब इनसे इनका विवाद हुआ लोहिया जी से, तो इन्होंने ये नारा दिया था, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। मतलब कमाने वाला धोती वाला है, कमा रहा है धोती वाला और खाएगा टोपी वाला। तो इस तरह से इनकी ये पॉपुलर नारे थे। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। तो ये सामाजिक लड़ाई भी लड़ते थे, राजनीतिक के साथ साथ इन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ी। 1968 में ये अर्जक संघ से जुड़ गए। अर्जक संघ को बनाने वाले राम स्वरूप वर्मा जी यही हमारे यूपी के रहने वाले थे, बस्ती जिले के। और राम स्वरूप वर्मा जी का कार्य क्षेत्र यूपी से लेकर बिहार तक था। और अर्जक संघ उस समय पूरी ब्राह्मणी व्यवस्था जैसे काम करती है, सारे मृतक संस्कार और शादी विवाह सारे जो संस्कार होते हैं उस तरह का ये अपने यहाँ ये लोग सारे संस्कारों को अपने पद्धति से कराने का काम उस समय शुरू किए थे अर्जक संघ के माध्यम से। ये अर्जक संघ से जुड़ गए। फिर जब ये संसोपा से अलग हुए तो इन्होंने अपना दल बनाया, शोषित दल। और
ये रामस्वरूप वर्मा जी चलाते थे समाज दल, यूपी में ये चलाते थे समाज दल, बिहार में भी इनका था। तो फिर ये शोषित समाज दल एक हो गया, दोनों मिलकर के एक हो गए 72 में, शोषित समाज दल हो गया दोनों मिलकर। तो ये 3 बार मिनिस्टर रहे, लेकिन 60 दिन 2 महीना ऐसे बड़े छोटे अवधियों के लिए बिहार में 3 बार मिनिस्टर रहे। और इनकी पार्टी के पहले बीपी सिंह अय्यदजीत, इनकी पार्टी से वो क्या नाम है, बीपी मंडल जी पहले बैकवर्ड के जो है मुख्यमंत्री बिहार के बने, जो इनके दल से आते हैं। तो बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने। इस तरह से ये आगे चल कर के हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब मुख्यमंत्री बने। फिर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर के, बड़ा आंदोलन करने के लिए वाराणसी में मीटिंग हुई मई 1974 में मीटिंग हुई और पूरे बिहार में कार्यक्रम आज आ गए। अरे ठीक है, 74 में कार्यक्रम शुरू हो गया। उसमें जो है कार्यक्रम करते करते जब ये कुर्था पहुंचे, तो कुर्था में